Hello students, welcome back. How's everybody? So students, this is part 7th of your journal awareness video. The questions that came in your SSC CHSL exam. मैं आपको फिर से यही बोलूंगी कि 6 पार्ट्स आपके हो चुके हैं. स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक बार जरूर उनको देखिएगा. इसमें एक क्वेश्चन में कम से कम मैं आपको इतनी डिटेल दे देती हूँ कि इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम में बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है कि गलत कराओ. ठीक है. हाँ कि स्लाइड की जो है आपकी टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा आपको लगेगी प्लस बट इंफॉर्मेशनल बहुत ज़्यादा है. तो मैं यही बोलूँगी कोई भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा. ओके. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ वीडियो नाउ. ये वीडियो और इनफैक्ट जितने भी मैंने आपको जर्नल अवेयरनेस की वीडियोस प्रोवाइड करी हैं एसएससी सीएचएसएल सीजीएल से लेकर यूपीएससी सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं आपका एक क्वेश्चन पूरा कोर में डिस्कस करती हूँ. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. The first question says NABARD was established in which year? ये NABARD है क्या? देखो NABARD है आपका नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. नेशनल बैंक. ठीक है. अब ये तो हमने देख लिया नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है. बाकी आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी डेट क्या है. तो 12 जुलाई 1982 को ये नबार्ड जो है एस्टैब्लिश हुआ था. हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ पर है? नबार्ड के हेडक्वार्टर्स हैं आपके मुंबई में. देन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये नबार्ड है क्या. तो आपको ध्यान रखना है कि इट्स एपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. ठीक है. एक बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. और ये जो बैंक है ये क्या करता है, ये जो आपके क्रेडिट रिलेटेड मैटर्स हैं, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर क्रेडिट के रिलेटेड मैटर्स हैं उस पर पॉलिसी प्लानिंग और ऑपरेशन करता है. ठीक है. पॉलिसी बनाता है आपके एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, प्लानिंग बना करता है और डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस वहाँ पर परफॉर्म करता है. और जो भी अलग अलग एक्टिविटीज आपके रूरल एरियाज में है मतलब गांव के एरियाज में होती हैं उनको ये जो है पूरा एस्टैब्लिश करता है और इनकी देखभाल करता है जितनी भी एक्टिविटीज हैं पैसे से क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर. ठीक है. क्रेडिट से रिलेटेड. नाउ एस्टैब्लिशमेंट किसकी रिकमेंडेशन पे हुई थी. तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो इसकी एस्टैब्लिशमेंट है नबार्ड की वो किसकी रिकमेंडेशन पे हुई थी. तो रिकमेंडेशन थी इसकी बी श्रीनिवासन कमिटी. ठीक है. इनकी रिकमेंडेशन पे ये एस्टैब्लिशमेंट नबार्ड की हुई थी. एक्ट था आपका 61 और 1981 में. ठीक है. इनकी रिकमेंडेशन पे नाबार्ड का गठन हुआ था. अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन से कौन सा एक्ट आपका बना था ताकि क्या हो, क्या कौन सा इम्प्लीमेंट हो जाए एक्ट. नबार्ड एक्ट. नबार्ड एक्ट 1981 को इम्प्लीमेंट कराने के लिए इन्होंने सुझाव दिया था. ठीक है. देन आपसे पूछा जा सकता है इन्होंने क्या क्या रिप्लेस करा था. जैसे पहले तो नबार्ड आया अब तो. ठीक है. 1982 में. तो 1982 से पहले भी तो जो हमारा रूरल एरियाज है उसकी बैंकिंग, हमारी खेती वगैरह, ये सब कृषि उद्योग जो भी आपके रूरल एरियाज में चल रहा है वहां का कोई ना कोई तो देखभाल कर रहा होगा ना. तो उससे पहले जो देखभाल करता था वो था आपका आरबीआई का. एक तो एग्रीकल्चरल क्रेडिट डेवलपमेंट एसीडी और दूसरा था रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल आरपीसीसी. इन दोनों को जो है रिप्लेस करके क्या आ गया वहां पर, नबार्ड आ गया 1981 में. अब नबार्ड जो है आपका बेसिकली इसका काम क्या है. इट लुक्स आफ्टर कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, विलेज इंडस्ट्रीज एंड अदर रूरल एक्टिविटीज, अदर रूरल इंडस्ट्रीज. ओके. तो आई होप नबार्ड की आपको फंक्शनिंग पता चल गई होगी कि बेसिकल फंक्शन जो है नबार्ड का वो है क्या. और ये नबार्ड की फुल फॉर्म आपको ये लर्न करनी है. एस्टैब्लिशमेंट, हेडक्वार्टर्स और ये जो एक्ट है और किस कमिटी की रिकमेंडेशन से इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई आपको ये याद करना है. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Next question says in which year the 44th Amendment Act of Indian Constitution was passed. तो year था आपका 1978. अब ये 44th Amendment Act के बारे में थोड़ा सा और जो है डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. ये जो था 44th Amendment Act is it basically nullified the various provisions that were brought to Indian Constitution as a new article or new amendment by 42nd Amendment Act. कहना चाहता है ये कि
ये जो 44th अमेंडमेंट था, एक्ट था, इसने वेरियस प्रोविजन, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट था आपका, इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस आए थे, ठीक है, कुछ ऐसे प्रोविजंस ऐड हुए थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनको इस 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने नलिफाई कर दिया था, खत्म कर दिया था। अब क्या प्रोविजंस थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहली बात आपको ये याद रखनी है, जो ये 44th अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, ये जब हमारा इंट्रोड्यूस हुआ तो किसके तहत हुआ था? ये जब आपका 45th अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ था आपका 1978 में, उसके बाद जो है ये 44th अमेंडमेंट एक्ट आपका बना था, ठीक है। बिल पहले पास होता है और जब सबकी सहमति आ जाती है उसके बाद ही कोई चीज एक्ट बनती है, ठीक है, आपको पता होगा। 1976 में देखो, ये 1978 में आया, अब आपका ना 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था। अब ये क्या कहता था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट बेसिकली आर्टिकल 368, ठीक है। अब ये किस चीज से डील करता था? ये बोलता था आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट कि आपका जो भी गवर्नमेंट है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला सकती है, ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन में वो चेंज कर सकती है कभी भी। तो ये बेसिकली आर्टिकल 368 42nd अमेंडमेंट एक्ट बोलता था कि कोई भी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर देगी। बट इसमें सब लोगों की सहमति नहीं थी और सबको लगा कि भाई ये चीज गलत है। तो उन्होंने क्या बोला, 44th अमेंडमेंट एक्ट में इस चीज को रिवर्स किया गया। ये सब चीजें जो भी अमेंडमेंट लाई गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको रिवर्स करा, चेंजेस को, ठीक है। क्यों चेंज हुआ? ताकि जो है हमारा नेशन, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ नेशन और लोगों के लिए, इस चीज को हमने इसमें अमेंडमेंट लेके आए 44th अमेंडमेंट के तहत। अब क्या था इसमें? 44th बोलता है कि कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तब तक चेंज नहीं होगा जब तक पीपल ऑफ इंडिया से, हमारे देश के लोगों से वह अप्रूव नहीं होगा। और वह अप्रूव कब होगा? जब मेजॉरिटी वोट्स होंगी रेफरेंडम में। इसमें एटलीस्ट जो है 51% इलेक्टोरेट ने पार्टिसिपेट करा होगा, तब तक ही कोई भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में होगा, ठीक है। अगर 51% मेजॉरिटी हमारी है तो मेजॉरिटी वोट्स मिलती हैं और एटलीस्ट 51% लोगों ने तो उसमें पार्टिसिपेट किया ही होगा इलेक्टोरेट ने, तभी जाके कोई भी हम अमेंडमेंट कर पाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। वरना गवर्नमेंट के पास कोई भी राइट नहीं है कि वो बिना पूछे और बिना लोगों की सहमति से उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव ले आए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आपको मैंने बता दिया, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो कि आर्टिकल 368 है, ये बोलता क्या है कि गवर्नमेंट को राइट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दे अपनी मर्जी से। बट ये 44th ने इसको मना किया। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने ये बोला कि इसके जितने भी प्रोविजन थे उसको रिवर्स कर दिया, और तभी ये बोला कॉन्स्टिट्यूशन तभी अमेंड होगा जब इंडियन पीपल उसको अप्रूव करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें हुई थी 44th अमेंडमेंट एक्ट में? एक तो जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी था वो रिमूव हो गया फंडामेंटल राइट में, जो कि आर्टिकल 31 में आता था, एंड इट वाज मेड लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A, ठीक है। सेकंड थिंग इन्होंने बोली कि अगर कोई भी हमें हमारे देश में इमरजेंसी लगती है, तो ये नहीं है कि प्रेसिडेंट कभी भी इमरजेंसी लगा देगा। वो इमरजेंसी हमारे देश में तभी लगेगी जब कोई सिक्योरिटी का इशू आएगा इंडिया पे, जैसे कि उसकी टेरिटरी को कोई थ्रेट हो, या फिर किसी देश ने उसमें जो है हमला कर दिया हो, ठीक है, इसी तभी की तभी, या फिर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर कोई आर्म रेबिलियन हो रहा हो, बाहर बाहर की तरफ से अगर कोई हमला होगा, तभी इमरजेंसी आप लगाएंगे। और ये नहीं है कि इंटरनल कुछ दंगे हो रहे हैं और ये सब हो रहा है तब भी आप इमरजेंसी हमारे पूरी कंट्री में लगा दें, तब नहीं आपको लगानी, ठीक है। इमरजेंसी तब लगेगी जब आपके कैबिनेट जो मिनिस्टर्स हैं वो लिखित में जो है प्रेसिडेंट को ही लिख के देंगे, ठीक है, तभी आप इमरजेंसी को लगा पाएंगे। तो ये सब कुछ चीजें थी जो 44th अमेंडमेंट एक्ट में बोली गई थी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। So your next question says, सेल्सेट आइलैंड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? ये जो सेल्सेट आइलैंड है आपका, ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। और आपकी जो ये मुंबई सिटी है ये भी इस सेल्सेट आइलैंड पे लोकेटेड है, ठीक है। अब ये सेल्सियस जो है ये महाराष्ट्र में है आइलैंड,
और ये इंडिया के वेस्ट कोस्ट में लोकेटेड है। अब जो मेट्रोपोलिस मुंबई है आपकी, ये सिटीज ऑफ थाने है, ये सब जो है लोकेट इस पे हैं, इस आइलैंड पे। और ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड आइलैंड है, मिलियन में, कुछ मिलियन जो है 3.1 मिलियन आई गेस इसकी पॉपुलेशन है, काफी पॉपुलेटेड आइलैंड है ये, ठीक है। याद रखना है कि जो मुंबई शहर है वो इसी आइलैंड पे बसा हुआ है, सल्सद आइलैंड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन्स आर मेड ऑफ हाउ मेनी अमीनो एसिड्स। ये जो आपके प्रोटीन्स हैं, इट्स मेड ऑफ हाउ मेनी अमीनो एसिड्स। तो प्रोटीन किसकी वजह से बना होता है आपका? इट्स मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। देखो प्रोटीन जब आपका बनता है, ये एटम से बनता है। किस किस के एटम्स होते हैं उसमें? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। कभी कभार जो है प्रोटीन्स में थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस, सल्फर और आयरन भी जो है प्रेजेंट होता है। प्रोटीन्स के लिए आपको नाइट्रोजन चाहिए, प्रोटीन्स के ग्रोथ के लिए। जैसे आपको पता ही है कि जो आपके पल्सेस वगैरह हैं, इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए नाइट्रोजन चाहिए होती है इनकी ग्रोथ के लिए। अब ये जो नाइट्रोजन है, ये ओनली न्यूट्रिएंट है, ओनली न्यूट्रिएंट कंटेनिंग एलिमेंट ऑफ नाइट्रोजन। मतलब प्रोटीन ही ऐसा एक एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रिएंट है, जिसमें नाइट्रोजन है जो मौजूद होती है। सेकंड थिंग, आपका जो एलिमेंट्स है, दीज आर बॉन्डिंग टुगेदर इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जो कि होते हैं एमिनो एसिड। जो आपका ये एलिमेंट बनता है प्रोटीन का, ये इस तरीके से एमिनो एसिड्स के उससे बनता है, ठीक है। आपस में ये एमिनो एसिड्स जुड़े होते हैं और इसी से आपका बनता है प्रोटीन। अमीनो एसिड जब आपके लॉन्ग चेन में, देखो लॉन्ग चेन में इस तरीके से जब जुड़े होंगे तो बन जाएगा प्रोटीन आपका। नेक्स्ट थिंग जो है आपसे ये बोली गई है, हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर देयर। तो ध्यान रखना है आपका कि 20 अमीनो एसिड्स जो हैं आपके प्रेजेंट होते हैं, 20 अमीनो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अमीनो एसिड का आप ये देख लीजिए स्ट्रक्चर कैसे बना होता है। देखिए एक एन होता है, सिंगल बॉन्ड सी और सिंगल बॉन्ड सी। एन के पास आपके क्या अटैच होते हैं? 3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। यहाँ 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे। कार्बन से आपका एक हाइड्रोजन अटैच होगा, एक आपका जो है नाइट्रोजन अटैच होगा। इस कार्बन से डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन और एक सिंगल बॉन्ड O ऑक्सीजन अटैच होगा, ओके। ये है आपका अमीनो एसिड का फॉर्मूला। जो टिपिकल प्रोटीन है आपका, वो जो है 3, अब ये तो वैसा प्रोटीन हो गया, ठीक है। लेकिन जो एक वैसा टिपिकल प्रोटीन होता है आपका, वो 300 से ज्यादा अमीनो एसिड से बना होता है। अब जैसे कोई भी प्रोटीन है, ये 300 से ज्यादा जो है अमीनो एसिड से बना होगा, ठीक है। इस तरीके की चेन। अब ये चेन जो है वो ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग कि वो कौन सा प्रोटीन है। हमारे पास 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक एनिमल प्रोटीन और एक होता है आपका प्लांट प्रोटीन, ठीक है। फिर अगर आपको और कैटेगराइज करना है प्रोटीन्स को, तो एक तो आपके अगर अमीनो एसिड्स को, तो अमीनो एसिड्स जो हैं आपके 2 तरीके के होते हैं, एक एसेंशियल और एक नॉन एसेंशियल। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आपकी बॉडी कौन से प्रोटीन जो है जनरेट करती है। तो हमारी बॉडी में जो है नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स अपने आप जनरेट होते हैं, और ये जो एसेंशियल प्रोटीन्स हैं ये हमें बाहर से कंज्यूम करने होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ एसेंशियल प्रोटीन्स जो होते हैं आपके, वो कौन कौन से हैं। एसेंशियल है आपके हिस्टिडीन, आइसोल्यूइन, लूसीन, लाइजीन, ठीक है, मिथोनिन, फिनाइलिडीन और थेरोनिन, ट्रिप्टोनिन। तो ये सारे जो हैं आपके एसेंशियल में आ जाते हैं। अब ये जो नॉन एसेंशियल हैं, जो आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर देती है, ये होते हैं आपके एलेनिन, अर्गिनिन, ठीक है, एस्पार्जीन, एस्पार्टेट, साइट्रीन, ग्लूटामेट, ये सारे प्रोटीन, ग्लाइसिन, ये सारे प्रोटीन्स आपकी बॉडी जो है वो खुद बनाती है। अब प्रोटीन का सोर्स आपको पता ही होगा। पहला सोर्स और बहुत अच्छा सोर्स है आपका पल्सेस, एग्स, ठीक है। देन सोयाबीन, बहुत ज्यादा प्रोटीन होते हैं, सोयाबीन आपके प्रोटीन है, आपके पीज, इन सब में जो है भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स हैं जो होते हैं। प्लस डेयरी प्रोडक्ट्स में तो सभी को पता है उसमें प्रोटीन्स होते ही हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल्स भी बोला जाता है इनको। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन तिब्बत। ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है तिब्बत में किस नाम से बुलाई जाती है? ये हर पेपर में क्वेश्चन आता है।
और ये बुलाई जाती है आपकी यरलुंग सांगपो, ठीक है। TSAN तसांगपो नहीं है ये, तो यरलुंग सांगपो, ठीक है। अब ये पूछा जा सकता है कि ओरिजिनेट, इसका सोर्स क्या है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है। तो सोर्स आपको याद रखना है, सोर्स है इसका हिमालयाज, ये हिमालय से ओरिजिनेट होती है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि ये 9th लार्जेस्ट रिवर है हमारी, ठीक है, और 15th लॉन्गेस्ट रिवर है ये। फिर आपको याद रखना है कि आपसे ये पूछा जा सकता है, एक बार आपसे पूछ ले तिब्बत में क्या बुलाते हैं। अब अरुणाचल में इसको क्या बुलाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको बोला जाता है और सिहांग या फिर डिहांग, ठीक है, SIHANG या फिर डिहांग, इसको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि असम में इसको क्या बुलाते हैं। असम में इसका नाम है दिलान, ठीक है। देन आपसे ये पूछा जा सकता है कि कहाँ कहाँ से ये जो है रिवर फ्लो करती है। तो ये फ्लो करती है आपके तिब्बत, इंडिया और बांग्लादेश, ठीक है। इन तीनों देशों के बीच में ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये फ्लो करती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप। ट्रीटी ऑफ अमृतसर वॉज साइन बिटवीन, ट्रीटी ऑफ अमृतसर है जो यूके इंडिया के बीच में ये जो ट्रीटी साइन हुआ था, ये ये बेसिकली 1809 में जो है ये साइन हुआ था। किस किस के बीच में, ये एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो रिप्रेजेंट करते थे चार्ल्स टी मेटकाल्फ, ठीक है, चार्ल्स टी मेटकाल्फ, और आपका हुआ था रंजीत सिंह के बीच में, जो कि सिख किंगडम के हेड थे, हेड ऑफ सिख किंगडम, ठीक है। एक तो चार्ल्स मेटकाल्फ और हुआ था रंजीत सिंह। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VPA, VPA की फुल फॉर्म क्या है। VPA की फुल फॉर्म होती है आपकी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस याद रखना है आपको। अब ये होता क्या है बेसिकली VPA, देखो जैसे आपको एक ईमेल आईडी मिली होती है ना, ठीक है, आपके कुछ भी काम करते हो तो आपकी एक पर्सनल ईमेल आईडी होती है, उसी पे सारे मेल्स वगैरह आते हैं, सब कुछ आता है। ये एक ईमेल आईडी की तरह ही काम करता है, जो कि किसके लिए होता है, जो हर इंडिविजुअल को दिया जाता है जो यूपीआई से पेमेंट करता है। अब यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट, ये याद रखना है, ये भी आ सकता है आपका पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई की फुल फॉर्म है, ठीक है। ये बेसिकली एक वैलिड जो है आईडी या फिर वैलिड ईमेल आईडी की तरह ही वर्क करती है, जो कि जो यूपीआई यूज करते हैं, यूपीआई को यूज करने वाले ग्राहकों के लिए। अब यूपीआई करता क्या है, ये आपके जो है एक पर्सन दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है, मनी ट्रांसफर कर सकता है विदाउट रिक्वायरिंग IFSC कोड, उसकी जरूरत नहीं है, और बैंक नंबर की भी उसको जरूरत नहीं है, ठीक है। जब वो यूपीआई से पेमेंट करता है ना, एक एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में या कहीं भी पैसा एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें ना ही बैंक अकाउंट की जरूरत है ना ही IFSC कोड की जरूरत है। सिर्फ उसको क्या चाहिए होगा यूपीआई पेमेंट करने के टाइम पे, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस उसको एक मिला होगा, एक हर एक इंडिविजुअल पर्सन का अपना एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस उसको मिला होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ इस वर्चुअल पेमेंट एड्रेस की जरूरत होती है यूपीआई से पेमेंट करने के लिए, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता क्या है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लावनी डांस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, तो ये जो लावनी डांस है आपको पता है हर स्टेट का अपना एक क्लासिकल डांस होता है, अपने डांसेस होते हैं, तो महाराष्ट्र का जो है ये लावनी डांस है। बात कर ली जाए, अगर आप बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में एक तो कुचिपुड़ी हो गया, ठीक है, वो एक डांस है आपका, फेमस है ये। नेक्स्ट आपका आंध्र नाट्यम, लंबाड़ी, धिमसा, ये सब आंध्र प्रदेश के डांस है। असम में आपका बिहू बहुत फेमस है, ठीक है, बिहू डांस जो है। देन नट पूजा, खेल गोपाल, झुमुरा, नागा डांस, ये सब असम के डांस हैं। बिहार की बात करी जाएगी तो जाटा जाटिन, बाखो वाखेन, ठीक है, पनवारा, ये सब बिहार के डांस हैं। गुजरात में गरबा, डांडिया रास, भवाई, और हरियाणा में आपका झूमर, घुग्गा, खोर, घगोर, सपना डांस नहीं है बिल्कुल भी, कभी सपना डांस में मार्क कराओ कहीं आ जाए तो, ठीक है। ये सारे डांस है हरियाणा के। हिमाचल में है आपका झोरा, झाली, छारी,
जम्मू एंड कश्मीर में रॉफ, हिकात, मंडोस, केरला में आपका कथकली है, मोहिनी अट्टम है, उड़ीसा में ओडिसी, सवारी, ये सब जो है डांस है, ठीक है। Now we'll move to next question. And your next question says, Tehri Dam. What is the height of Tehri Dam? हाइट tehri डैम की हाइट पूछी गई है आपसे, तो 260 मीटर है tehri डैम की हाइट। आपको ये याद रखना है कि इट इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। सबसे ऊंचा डैम है ये इंडिया में tehri डैम, अगर पूछा जाएगा tehri डैम पे मार्क करके आना। और वन ऑफ द हाईएस्ट इन वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में जो सबसे हाईएस्ट डैम्स है उसमें tehri डैम की भी गिनती होती है। अब tehri डैम का कहाँ पर है, कौन से रिवर पे बना हुआ है, ये याद रखना है आपको। तो इट्स बिल्ड ऑन भागीरथी रिवर, ठीक है, भागीरथी रिवर। और ये रिवर है कहाँ, नियर टेहरी, उत्तराखंड में। ओके, ये सारी डिटेल्स आपकी tehri डैम की। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सन टेम्पल कोणार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ये जो सन टेम्पल कोणार्क है ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये है आपका ओडिशा। बिल्ड किसने करवाया था इसको? राजा नरसिंह देव वन ने इसको बिल्ड करवाया था। किस डायनेस्टी के थे? वो थे आपकी गंगा डायनेस्टी के। ओके, व्हाट इज द रेडियस ऑफ मून? ये देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। 1737.1 किलोमीटर इज योर मून रेडियस। मून जो है आपकी अर्थ की एकमात्र लौती जो है नेचुरल सैटेलाइट है, दी ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। सेकेंड थिंग, ये फिफ्थ लार्जेस्ट सैटेलाइट है। इसकी अगर एज पूछी जाए आपसे, मून के बारे में आपको सब कुछ याद करना है। एक मैंने आपके लिए प्लैनेट्स वाला चैप्टर बना रखा है, उसको जरूर पढ़िएगा ज्योग्राफी में, उसमें मैंने सब कुछ इसमें डिस्कस करा है। 4.53 बिलियन इसकी ईयर्स एज है आपकी मून की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम? वेयर इज द लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इन द वर्ल्ड सिचुएटेड? लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम वर्ल्ड में आपका कहाँ सिचुएटेड है, वर्ल्ड में पूछा गया है। तो लाहौर पाकिस्तान में नेशनल हॉकी स्टेडियम है आपका, किस नाम से जाना जाता है? गद्दाफी हॉकी स्टेडियम, ठीक है, लाहौर पाकिस्तान में है। ये सबसे ज्यादा बड़ा लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम है। अगर इंडिया में पूछा जाए तो जेआरडी टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है जमशेदपुर में। ये 40,000 लोगों की इसकी कैपेसिटी है, तो ये इंडिया में ये बड़ा है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर इलाहाबाद ट्रीटी वॉज साइन? इलाहाबाद ट्रीटी किस ईयर में साइन करी गई थी? तो ये साइन करी गई थी आपकी 1765, बेसिकली 12 अगस्त 1765 को ये ट्रीटी साइन हुई थी। आपसे ये पूछा जा सकता है किस किस के बीच में हुई थी? तो हमारे उस टाइम में मुगल एम्परर जो थे, शाह आलम, शाह आलम, ठीक है, सेकंड, और रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ये थे। इन दोनों के बीच में ये इलाहाबाद ट्रीटी साइन हुई थी, ठीक है। याद रखो फिर से, शाह आलम सेकंड एंड रॉबर्ट क्लाइव। अब इन दोनों के बीच में ये जो ट्रीटी साइन हुई थी, ये ट्रीटी क्या लेके आया? ये जो हमारे ब्रिटिशर्स ने घुसपैठ शुरू करी ना इंडिया में और अपना शासन जमाना शुरू कर, बेसिकली पॉलिटिकली भी और वैसे भी, वो इसी ट्रीटी के बाद ज्यादा हो गया। बिकॉज इन्होंने क्या कर दिया था उस टाइम पे, ये ट्रीटी ने ना दीवानी राइट्स दे दिए थे। दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए थे। दीवानी का मतलब है कि कोई भी अगर टैक्स कलेक्शन है एम्परर के बिहाफ पे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, ठीक है। अभी टैक्स कलेक्शन कहाँ कहाँ पे, जैसे बिहार, बंगाल और उड़ीसा जो था आपका एरिया, इस इन प्रोविंसेस में जो भी टैक्स कलेक्ट किया जाता था, ठीक है, इसी को दीवानी सिस्टम भी बोलते हैं, जो भी टैक्स कलेक्ट होता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। अब इसके बाद, अब भाई इन्होंने जब ये करा है तो इन्होंने भी तो कुछ दिया होगा ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी तो इसको, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाह आलम को 26 लाख रुपए दिए थे। किस लिए? कि जो शाह आलम का डिस्ट्रिक्ट था कोरा और इलाहाबाद, उसमें मेंटेनेंस के लिए इन्होंने उस टाइम पे 26 लाख शाह आलम को दिए थे। जब भी दो देशों में कोई भी ट्रीटी साइन होती है, तो अगर कोई भी चीज पे सहमति बैठती है तो कुछ चीज सामने वाला देता है, दूसरा उसी तरीके से रेसिप्रोकेट सामने वाला भी करेगा कुछ उधर, मतलब फर्स्ट टू सेकंड पार्टी, सेकंड टू फर्स्ट पार्टी भी कुछ दिया जाता है, ठीक है। तो इस ट्रीटी में इस तरीके से दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट इन स्टेट?
हेड ऑफ गवर्नमेंट इन स्टेट जो होते हैं, देखो एक तो होता है आपका एग्जीक्यूटिव हेड, एक होता है नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट। ये जो एग्जीक्यूटिव हेड है आपका, ये होता है चीफ मिनिस्टर, ठीक है। जो भी फंक्शन होते हैं आपके स्टेट में, वो सब चीफ मिनिस्टर एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। और किसकी मदद से? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मदद से ये चीफ मिनिस्टर एग्जीक्यूट करता है। अब गवर्नर को ये राइट दिए हुए हैं कि आपको फंक्शंस करना है, लेकिन जो बेसिक, जैसे अब आपके प्रेसिडेंट को राइट मिला हुआ है, लेकिन प्रेसिडेंट देश नहीं चलाता, वो किसकी एडवाइस लेता है? एक्ट क्या होता है कि भाई जो हमारा पीएम है वो उनको एडवाइस करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो पीएम होते हैं हमारे हेड, वो इनको एडवाइस करते हैं आपके प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट खुद एक्शन नहीं लेते, उनकी एडवाइस पे एक्शन लेते हैं, और बेसिकली जो सारा एग्जीक्यूशन का पार्ट है वो पीएम के अंडर ही होता है। इसी तरीके से स्टेट में जो है गवर्नर तो नॉमिनल हेड है, ठीक है। आप पीएम और प्रेसिडेंट के उसमें देख लीजिए जो होता है वही चीज हमारे स्टेट में हो जाती है कि नॉमिनल हेड आपके गवर्नर हैं, लेकिन जो जहां भी एक्शन लेने की बात आएगी, कोई चीज को इम्प्लीमेंट करने की बात आएगी, वो करेगा आपका चीफ मिनिस्टर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी आर्ट फॉर्म्स आर देयर इन कथकली? कथकली में कितने आर्ट फॉर्म्स हैं? तो कथकली में आपके 5 फॉर्म्स हैं, ठीक है। 5 फॉर्म्स कौन कौन से? एक तो आपका लिटरेचर, कोई भी जो डांस बनता है ना, कोई भी आर्ट बनती है तो किसी के कलेक्शन से बनती है। तो इस कथकली में एक तो लिटरेचर होती है आपकी, जिसको हम साहित्यम भी बोलते हैं, हिंदी नाम इसका, ठीक है। एक है आपका म्यूजिक, म्यूजिक को क्या बोलते हो हिंदी में? संगीतम, संगीतम। देन पेंटिंग, हिंदी क्या संस्कृत है ये, फिर पेंटिंग को चित्रम। एक्टिंग, एक्टिंग को क्या बोलोगे? एक्टिंग को बोलते हैं नाट्यम। देन एक होता है फिर डांस, डांस होता है आपका नौत्यम। तो ये 5 फॉर्म्स जो हैं, इनसे मिलके बना है आपका कथकली। ओके, सो दैट वाज इट फॉर टुडे। गुड लक, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ। ऑल द बेस्ट।